ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक क्या किए थे कि मीडिया बना करके न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का, और उसके बाद में कल्चर तैयार किया, कल्चर तैयार करने के बाद में उसको टेस्ट परफॉर्म किया है। जब आप रिसर्च या किसी भी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो इसको प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ही लोग हैं कि अगर हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हर स्टेज में आप एक नया कल्चर को निकाल करके और उसके बाद फिर उसको नया कल्चर करके और वापस से उसको टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यानी कि अगर आप डे वन जहां से आपकी ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट या पीएचडी रिसर्च स्टार्ट होता है, तो डे वन में जो आपने प्लेट डेवलप किया था जिसपे आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है, तो लास्ट सबमिशन तक में आप कोशिश ये करते हो एन नंबर टाइम्स इसको सब कल्चर करके और आप कोशिश करते हो कि आप इसी सेम बैक्टीरिया पे आप काम करो। जैसे मेरा जो भी बैक्टीरिया है, बैसिलस सबटिलिस है अगर, तो उससे रिलेटेड जो भी एंजाइम्स का आइसोलेशन करना है, अगर हम बार बार मीडिया से बैक्टीरिया को सॉइल से बार बार निकालेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको हर बार बैसिलस सबटिलिस मिले ही। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता है कि जब मीडिया से हम बैक्टीरिया को निकाल के कल्चर कर रहे हैं, यानी मान लो मैंने सॉइल से बहुत सारा प्लेट तैयार किया है, बहुत सारा प्लेट, और मुझे किसी एक प्लेट का जो रिजल्ट है ना, वो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हो या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के थ्रू हो, किसी एक या कुछ प्लेट्स ऐसे हैं जिसको मैंने पता किया कि नहीं ये मेरे काम का लग रहा है, और मैंने क्या किया कि उसका सिक्वेंसिंग किया हुआ है। पार्ट वन में बच्चे सिक्वेंसिंग भी बताया था, 16S राइबोसोमल जीन वाला। ठीक है, तो सिक्वेंसिंग करा करके यस हमने सर। ये निकाल लिया कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो इंजाइम्स, बहुत सारे इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंजाइम्स क्या है, ये हेल्पफुल है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजों में ये इंजाइम को यूज किया जा सकता है। अब मान लो अगर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते चले जा रहे हैं और इन द मिडिल हम क्या करें, वापस से अगर हम सॉइल से बैक्टीरिया को निकालने लगेंगे तो ये फिर एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से निकालने के बाद में ये सारा प्रोसेस हमको फॉलो अप करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ये तब के केस में होता है जब आप ऑलरेडी इनटू इंडस्ट्री, इनटू रिसर्च हैं, यानी अगर आप ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं जहां आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं और आप लर्न कर रहे हैं कि कोई भी टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है, जैसे इनविक टेस्ट को, तो आप नंबर ऑफ, जैसे ग्राम स्टेनिंग सीखना है, इनविक टेस्ट को परफॉर्म करना है, प्रोटोकॉल सीखना है, तो आपको प्रिजर्व करने की जरूरत एज सच नहीं है। आप बार बार भी चाहें तो रिजर्व निकाल करके और आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप यूज कर रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर होस्ट या रिकॉम्बिनेंट सेल को कल्चर करने के बाद में उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि उससे बनने वाले प्रोटीन पे स्टडी किया जा सके। तो ये आपका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ताकि आपको किस तरीके से किसी भी चीजों को या कल्चर को प्रिजर्व करने का क्या मतलब होता है। किसी भी चीज को अगर आप माइक्रो का कल्चर कर रहे हो तो उसको क्यों प्रिजर्व कीजिएगा, ताकि आप उस पर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आप उसकी स्टडी कर सकें सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ताकि उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स का आप प्रोडक्ट्स का भी स्टडी कर सकें और उसको मार्केटिंग कर सकें। अगर इंजाइम बना रहा है तो चेक करो कि उसका क्या काम है, और फिर फाइनली अगर आप उसको एज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल एक नेट जियो या डिस्कवरी पे एक वो आया हुआ था, डॉक्यूमेंट्री आई हुई थी। उसमें बता रहा था कि 19th सेंचुरी में एक फैमिली थी जो बिवरेज डेवलपमेंट का काम करती थी। सपोज कर लीजिए कि वो अल्कोहल में बियर वगैरह प्रोडक्शन कर रही हैं, तो 19th सेंचुरी में जो वो फर्मेंटेशन के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे थे 19th सेंचुरी में, वो आज भी गुड 20th सेंचुरी मॉर्निंग में। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन बच्चा ज्वाइन किया? बहुत प्रॉब्लम सर, पलक है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। जा, और हमको लग रहा है कि वो रानी निकल गई है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नो उसका कुछ। सर, सर मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ओके, तो प्रोडक्ट जो है, आप उसमें देखिएगा कि एक लंबे समय तक में बियर का प्रोडक्शन जो है वो सेम टेस्ट और सेम क्वालिटी का बियर जो होता है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था। और वो प्रोडक्ट जो है अभी 2018 या 2020 में हम वो डॉक्यूमेंट्री देखें कि उनकी फैमिली की जनरेशंस टू जनरेशंस जो है वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके फर्मेंटेशन करने का काम कर रहे थे, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके फर्मेंटेशन करने का काम कर रहे थे। एम आई ऑडिबल?
एवरीवन, आवाज जा रही यस है? सर। ओके ओके, ठीक है। सर ऐसे भी स्टार्टिंग हाँ, क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रहा यस है। सर। हाँ हाँ, क्लास तो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आवाज डिफर भी करता है ओके। तो वो आप लोगों को वापस से मिल जाएगा। सो 19th सेंचुरी में से लेके अभी तक सेम प्रोडक्ट को, सेम अगर हम ईस्ट की बात करें कि सेम ईस्ट को यूज करके और फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो इतने लंबे समय तक वो सेम ईस्ट को कैसे यूज कर पाए थे? ताकि ये आपका इस पर्टिकुलर टाइम में जब उनके एंसेस्टर, जो भी फैमिली एंसेस्टर थे, वो जो कभी भी दादा परदादा जो भी हो, वो किसी पर्टिकुलर ईस्ट के प्रोडक्ट से वो टेस्ट करके देखें कि इससे बनने वाला बियर जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है, तो हम लोग इसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। तो इस ईस्ट को वो प्रिजर्व कर पाए थे, तभी तो जा करके आज के दिन तक भी उसका प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट राइट और नॉट? यस सर। ठीक है। अब यहाँ से जो हाँ, अब जो है वो प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है, सॉरी मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, अदरवाइज वो बार बार ड्रॉप विंडो आएगा तो दिक्कत होगी। प्रिजर्वेशन का जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि एज सच रिक्वायरमेंट क्या है आपका, एज सच रिक्वायरमेंट क्या है आपका। अब जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, कितने दिन के लिए आप यूज करना चाहते हैं? मान लो अगर मेरा जेनरिक जेनरिक रिसर्च है और हमको 5 साल 6 साल के लिए अगर आपको सिर्फ यूज करना है किसी भी प्रोडक्ट को, तो बहुत हाई फाई प्रिजर्वेशन मेथड में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप का प्रोडक्ट है, यानी ईस्ट है और 100 इयर्स और 200 इयर्स तक आपको प्रिजर्व करने की अगर आपको जरूरत है, 200 इयर्स तक भी, तो आपको थोड़ा और एक्सटेंडेड लेवल पे जाकर के उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि आप कल्चर्स को 100-200 साल तक यूज कर सके। अब यहाँ पे देखो कि जैसे एमटीसीसी, इंडिया में एक एजेंसी है एमटीसीसी, जो आपको माइक्रोबियल कल्चर को प्रोवाइड करने का काम करती है, और कई सारी एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एमटीसीसी क्या कर रही है कि उनके पास एन नंबर ऑफ बैक्टीरियल और जो भी माइक्रोबियल कल्चर है वो एन नंबर ऑफ माइक्रोबियल कल्चर है, और आप अगर उनको अपना आईडी और कॉलेज आइडेंटिटी अगर आप उनको देते हैं, तो आप किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका मास्टर कल्चर जो होता है वो आप वहां से मंगा सकते हैं। तो एमटीसीसी कोई भी अपने यहाँ जो भी कल्चर प्रिजर्व करके रखा होगा, वो क्या 5 महीने 6 महीने या 5 साल के लिए प्रिजर्व करेगा, या लंबे समय के लिए प्रिजर्व करेगा? एनीवन? समय के लिए करेगा। यस यस। तो उसमें क्या है कि आपका ये हेलो जो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आस्था। तो ये हेलो। एमटीसीसी जो, हाँ आवाज आ रही है आस्था? ठीक है, आवाज आ रही है। तो वही मैं बताया कि एमटीसीसी जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उनका जो मेथोडोलॉजी है जो वो यूज करेंगे, मेथोडोलॉजी जो वो यूज करेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है बाकी किसी लोगों के। जैसे उसमें लायोफिलाइजेशन है, ठीक है। लायोफिलाइजेशन में क्या होता है, लायोफिलाइजेशन में क्या करते हैं कि वो पूरे के पूरे कल्चर को पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रीज ड्राई करना होता है, फ्रीज ड्राई करना होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे कल्चर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रीज ड्राई करने से क्या होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके डस्ट के तौर पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब डस्ट के तौर पे अवेलेबल होने पे क्या है कि वो मेटाबोलिकली और माइटोटिकली, यानी सेल डिवीजन भी नहीं होगा उनका, सेल डिवीजन भी नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म भी उनका रुक जाता है। तो यानी कि एकदम, जिसको वो कहते हैं ना हिंदी में सुसुप्ता अवस्था, कि वो लगभग लगभग इनएक्टिव हो चुके हुए हैं, डिवाइड भी नहीं करेंगे और मेटाबॉलिज्म भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका भी अपना एक टाइम है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया एक्स है, बैक्टीरिया एक्स है, तो अगर आप इसको पाउडर में कन्वर्ट कर भी रहे हैं और -20 या लोअर टेम्परेचर पे भी फ्रीज कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 6 महीना या 12 महीने के लिए ही सरवाइव कर सकता है। 12 महीने या 6 महीने के बाद में वो फिर दे विल स्टार्ट डिग्रेडिंग या मरना स्टार्ट कर जाएंगे। समझ में आ जाएगा? यस सर। अब आप
कई बच्चे ऐसे हैं आप लोग में से जो ट्रेनिंग के समय में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ट्रेनिंग के समय में क्या किया था। देखो किसी भी टेक्निकल लेवल पे जा करके इसको डिस्कस करने के पहले हम ये चाह रहे थे कि बहुत बेसिक लेवल से आपको ये बताया जाए कि आखिर टेक्निक यूज क्या किया जाता है, या हम लोगों को प्रिजर्वेशन करने की एज सच जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे 1 महीने से लेकर के 4 महीने 6 महीने तक जो है आप काम करते हो। तो उस वक्त में क्या है कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपका वो जो प्लेट है बैक्टीरिया का, उसमें अगर एज सच कोई भी प्रॉपर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं है, या वो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम ही लोग जैसे हैं 2015 से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप ये सोचो कि 2015 से अभी तक में कितने प्लेट्स होंगे जिसको हम लोग को प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ी होगी। यस और नो? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2015 से जो भी मतलब हम लोग ट्रेनिंग जो भी दे रहे हैं उसमें सारे के सारे प्लेट्स को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड जैसे एमटीसीसी वगैरह जो यस प्रिजर्व सर। करने का मेथोडोलॉजी को वो यूज करते हैं। हम लोग इतना कॉस्टली मेथड को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, क्योंकि उतना बजट नहीं है हम लोगों का कि हर ट्रेनिंग के बाद में कल्चर्स को 2-2, 3-3, 4-4 या n नंबर ऑफ इयर्स के लिए हम लोग उसको प्रिजर्व कर सके। लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या हो रहा होता है कि आप फर्स्ट डे या डे 2 में जब आप सीरियल डाइल्यूशन करके क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग करके प्योर कॉलोनी निकाल लेते हो, अब आपको पता है कि ड्यूरिंग होल ट्रेनिंग जो आपका जो भी मोनोकल्चर, यानी कि अगर आपने प्लेट को बनाया हुआ है और उसमें क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग किया और आपके पास में कुछ कॉलोनीज जो होते हैं प्योर कॉलोनी वो मिलने शुरू हो गए हैं, तो इसी प्लेट को यूज करना है। जो भी 20 मैं अपना एग्जांपल दूं कि 20-21 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको आपको परफॉर्म करना होता है अल्टीमेटली, तो उस पूरे 20-21 एक्सपेरिमेंट के समय में आपको इस प्लेट को बचा के रखनी पड़ती है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको रैप करते थे एल्यूमिनियम फॉइल से और सीधे जाकर के फ्रीज में रख देते थे। फ्रीज जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री और डीप फ्रीज रखना होता था जिसका टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता था। और हर बार जो टेस्ट करना होता था उसमें आप यहाँ से प्लेट्स को निकाल करके और तब आप उसको यूज करते थे। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि कुछ प्लेट्स को अगर आप इंक्यूबेटर में छोड़ दिए हुए थे, इंक्यूबेटर में अगर आप छोड़ दे रहे थे, तो आप इंक्यूबेटर में छोड़ने के लगभग 5 से 7 दिन के अंदर में ही यस सर। मीडिया ड्राई हो जाता था और बैक्टीरिया का कॉलोनी भी ड्राई हो जाता था। इज इट राइट और नॉट? यस सर। ठीक है। और यस सर। जो भी कल्चर जो आप फ्रीज कर रहे थे वो लगभग 1 मंथ तक तो आपको आराम से, हालांकि हम लोग बहुत तेजी में उसको 10-15 दिन के अंदर में ही हम लोग उसको वापस से सब कल्चर कर दे रहे थे, लेकिन प्लेट जो फ्रीज में रखा हुआ होता था वो काफी लंबे समय तक जो है वो खराब नहीं होता था। क्लियर है? सारे बच्चे यस सर। सारे बच्चे ये मत करना यस बच्चा, सर। परेशान Yes, नहीं sir. होना, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद में जो आपका जो भी क्लास अभी चल रहा है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है। सो क्लास खत्म होने के बाद में आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो अब हम लोग आ जाते हैं प्रिजर्वेशन मेथड। और याद रखना कि अभी इसका सारा, इसको मैं डिलीट कर दूं या स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को? एज सच इसमें कोई जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। नो सर, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यस। ठीक है, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है डिलीट एज सच स्क्रीनशॉट लेने की, कोई भी जरूरत नहीं है। सो अब हम ये क्लास में बच्चे हम डायरेक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इस क्लास में हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। अगर हम डायरेक्टली आपको क्रायो प्रिजर्वेशन, मिनरल ऑयल ओवरलेइंग, ठीक है, डीप फ्रीजिंग और ये सब आपको बताना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। इसलिए हम डायरेक्टली क्या किए हैं, डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करने के बजाय हम ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं कि आप लोगों को पहले ये बताया जाए कि आखिर ये काम कैसे करता है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, उसका ग्रोथ को हम लोग कैसे चेक करते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। तो एक टाइम, यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कितना सेल है। अभी अभी आप मान लो ओडी वगैरह नहीं ले रहे हो तो कम से कम सीएफयू से पता कर लो,
ठीक है, कॉलोनी ही काउंट कर लो, उससे पता कर लो कि कितना कॉलोनी ग्रो कर रहा है। तो टाइम बीइंग में अगर आप देखिएगा, बेहतर तो यह है कि हम लोग ओडी ले लें, 600 नैनोमीटर पे ही मान लो अगर ओडी ले लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी आप रीड करो कि कितना रीडिंग आ रहा है। तो एक टाइम जीरो में अगर आपने कोई बैक्टीरिया को मीडिया में डाला हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रीडिंग देगा मीडिया का वो, हाँ या ना? एकदम 0 मिनट पे वो कुछ ना कुछ तो रीडिंग Yes, देगा। sir. ठीक है, सारे बच्चे यस सर। ठीक है। और आप कल्चर जब स्टार्ट करते हो तो कुछ समय तक देखिएगा कि आपका कोई भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, यानी आपने कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को डाल दो। बैक्टीरिया को डालने के बाद में हर एक एक घंटा पे, 15-20 मिनट पे, 1 घंटे 2 घंटे तक देखिएगा तो देखिएगा कि उस पर कोई भी ग्रोथ नहीं है। मीडिया जैसे दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है। और 3-4 घंटे के बाद में आप देखिएगा कि अचानक से ही इस पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ घंटे के बाद में देखिएगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ जितना हो रहा था उसके बाद में वो ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो गया है, और फिर फाइनली कॉलोनी ड्राई करके वो मरना स्टार्ट कर जाते हैं। ये जो ग्राफ अभी आप देख रहे हो ग्रोथ का, उसको कहा जाता है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व, ठीक है। सिग्मोइड कर्व का क्या होता है? ये होता है लैग फेज, दूसरा होता है लॉग फेज, या इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं इसको, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं, कई किताब में इसको प्लेटू भी बोला गया, बट आई डोंट यूज द वर्ड प्लेटू। तो स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं, और फिर लिखते हैं डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो डिक्लाइन फेज में क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ऑल ऑफ सडन ड्रॉप करना शुरू कर देता Yes, है। sir. तो आपका क्या करना है कि अगर आप कल्चर को प्रिजर्व नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया का कल्चर लैग फेज, लॉग फेज में स्टार्ट होगा, स्टेशनरी और डिक्लाइन में पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब किसी भी स्टेज में क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्टेशनरी फेज के आसपास में आपको बैक्टीरिया को प्रिजर्व करना होता है, ताकि आप यहाँ से फिर से एक इनोकुलम को निकाल करके, और दूसरा ग्राफ फिर आपका ऐसे यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो भी आप स्टेजेस देख रहे होते हैं यहाँ पे ग्रोथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिजर्वेशन प्रोसेस में। इस ग्राफ को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे ग्राफ को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो इनिशियल स्टेज होता है ना, ये क्रूशियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, कि वो अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए यूज कर रहा होता है। और सेकेंडरी, इसके आगे स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज के आसपास में वो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पे, एंजाइम नहीं कहो, प्रोटीन कहो या मेटाबोलाइट कहो, जिसमें एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट में Yes, sir. प्रोड्यूस किया जाता है। और कोई भी एंजाइम जैसे कैटलेज हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलेज हो गया, कैटलेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ये जितने भी एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, वो प्राइमरी स्टेज में आपके सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका ये ग्राफ और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आप किस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप बैक्टीरिया से एंजाइम निकालना चाहते हैं या बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक निकालना चाहते हैं, तो इस दोनों को स्टडी के लिए आपके पास में स्पेसिफिक ग्राफ होना चाहिए, ताकि आपको स्टडी ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका आप कर सके। इसका एक एग्जांपल अभी भी हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर बच्चे कैटलेज टेस्ट करने के टाइम में क्या गड़बड़ी कर रहे होते थे। जैसे यहाँ पे मान लो कोई एक एंजाइम का नाम ले लो, अल्फा अमाइलेज है, जिसको आप पढ़ाई करना चाहते हो, अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन, लेकिन आपने बैक्टीरिया को स्टेशनरी फेज में स्टोर करके रख दिया हुआ है। अगर आप स्टेशनरी फेज में स्टोर करेंगे तो अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन के लिए आप उस बैक्टीरिया के कल्चर का स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी फेज के जो बैक्टीरिया हैं वो अल्फा अमाइलेज प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। समझ में आएगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और अगर आपको एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना है और आपने बैक्टीरिया को
यहाँ से यहाँ के ये क्या है, मतलब ये टाइम है। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक में 12 घंटा लगता है, 12 से 36 घंटे में वो स्टेशनरी फेज में आता है। अगर आपने इनिशियल 12 आवर में ही बैक्टीरिया को प्रिजर्व कर दिया है तो वो कभी भी एंटीबायोटिक नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि वो प्राइमरी मेटाबोलाइट कंडीशन में ही आपने उसको डीप फ्रीज या फ्रीजर वगैरह में आपने डाल दिया है। और सेकेंडरी स्टेज में आने के बाद में अगर आप चाह रहे हैं कि वो कोई पर्टिकुलर एंजाइम का प्रोडक्शन करें, तो वो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो 36 घंटे के बाद में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जिसको हम लोग कैटालेज टेस्ट बोलते हैं। तो कैटालेज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको हमेशा नियम बताया जाता है कि फ्रेश कल्चर को यूज कीजिए। फ्रेश कल्चर जो 24 घंटा पुराना, मुश्किल से 24 घंटा पुराना हो। तो अगर आप आज 2 बजे दोपहर में आपने कोई कल्चर लगाया है, तो कल सुबह जो है 9 बजे आप आएंगे, 9 बजे आप आएंगे, 2 PM में आपने लगाया कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे, और अगले दिन सुबह 9 बजे आकर के आप काम स्टार्ट कीजिए, तो विद इन 24 आवर्स हो चुका हुआ है। तो उसमें कैटालिस्ट टेस्ट में फ्रेश कल्चर इसलिए यूज करने के लिए बोला जाता है कि अगर आप H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, अगर आप बैक्टीरिया जो कैटालिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप उससे टच कीजिएगा तो ये H2O प्लस हाफ O2 का प्रोडक्शन करता है। ये जो है ना हाफ O2, ये गैस होता है, गैस के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपका फ्रेश कल्चर है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, कैटालेज जो है ना वो बैक्टीरिया के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट का काम करता है। तो अगर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के स्टेज में है, Yes, sir. तभी ये जाकर के H2O2 का ब्रेक डाउन करके H2O और हाफ O2 बनाएगा। अगर अब इसका एक कैसे बता रहे हैं प्रिजर्वेशन या टाइमिंग का क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप बैक्टीरिया ए लिए और आप H2O2 का टेस्ट किए और बैक्टीरिया ए जो है वो कैटालेज पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया है, कैटालिस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दिया, यानी H2O2 में डाले थे तो बबल बनना स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैटालिस्ट एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ या ना? सारे Yes, बच्चे, sir. सारे बच्चे यस सर। ठीक है। अगर उसी Yes, बैक्टीरिया, हाँ उसी बैक्टीरिया को, सेम बैक्टीरिया को अगर आप 2 दिन के बाद फ्रेश कल्चर मत करो, 2 दिन के बाद वापस से कैटालिस्ट टेस्ट लगाओ, यानी एक ग्लास स्लाइड पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 5-6 बूंद डालो, और 2 दिन के बाद जो है ये आपका टेस्ट ट्यूब हो या पेट्री प्लेट हो, वहां से बैक्टीरिया को निकालो और वापस से हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे टच करोगे, तो क्या होगा आपको पता है? दिस विल नॉट प्रोड्यूस द बबल। यानी 24 घंटे के अंदर में जो बैक्टीरिया H2O2 को प्रोड्यूस, ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन बना रहा था, 36 घंटे 48 घंटे के बाद में वो बैक्टीरिया अब H2O2 को ब्रेक करना बंद कर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटालिस्ट टेस्ट आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट है, और अगर आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट स्टडी करना है तो बैक्टीरिया को विद इन 12 आवर्स के अंदर में ही प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ेगी। मोटा मोटी समझ में आया कि टाइमिंग प्रिजर्वेशन का कैसे, मतलब हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे कि टाइमिंग क्या होना चाहिए प्रिजर्वेशन का, ये आप लोगों को समझ में आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। एक और यस यहाँ सर। पे एग्जांपल हम दे देते हैं जो फंगस के केस में होता है। बायो फर्टिलाइजर फाइनल ईयर के हैं, उनको ये हम लोग बहुत स्ट्रगल भी किए हुए हैं इस पे। जैसे कुछ फंगस जो है वो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, और आपको पता है कि फंगस जो है वो माइसेलियल ग्रोथ पे फॉलो करते हैं, स्पोर और माइसेलियल ग्रोथ पे। स्पोर एंड माइसेलियम क्या होते हैं आपके? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो जो प्रोपागेट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है? माइसेलियल और ये स्पोर। पार्ट 1 के बच्चों, फंगस जो है इस साल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, Asexual. हाँ दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। तो अगर कोई फंगस को बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करना है तो उसका स्पोर कंडीशन में उसका ग्रोथ को रोकना जरूरी होता है। स्पोर कंडीशन में ग्रोथ को प्रिजर्व करना जरूरी होता है। अगर कोई फंगस माइसेलियल ग्रोथ में आ चुका हुआ है तो वो एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करना बंद कर देगा। स्पोर किस स्टेज में होंगे? लॉग फेज में स्पोर पाया जाएगा या स्टेशनरी स्टेज में स्पोर पाया जाएगा? एक्सपोनेंशियल, यानी जब लॉग फेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि जब फंगस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है उस वक्त में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ताकि अपने
सेलुलर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सके। तो अगर आपको प्रिजर्वेशन करना है, अगर कोई फंगस है जैसे ट्राइकोडर्मा है और आप ट्राइकोडर्मा को प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि आप जो है बायो फर्टिलाइजर को यूज कर सकें, तो ट्राइकोडर्मा के ग्रोथ को स्पोर कंडीशन में स्टॉप करना पड़ेगा, यानी आपको प्रिजर्व करना पड़ता है और तब इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। अगर आप ज्यादा लेट किए हैं और वो माइसेलियल ग्रोथ में इंटर कर चुका हुआ है, तो फिर माइसेलियल स्टेज में ट्राइकोडर्मा जो है वो आपका एज सच बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करना बंद कर देगा। ये समझ में आएगा? Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें आपका मिनरल ऑयल ओवरलेइंग है, ठीक है, मिनरल ऑयल ओवरलेइंग है, फ्रीजिंग है, जिसमें फिर क्रायो प्रिजर्वेशंस आते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके हम लोग के पास लेस देन 1 मिनट है, इसलिए हम थोड़ा तेजी में खत्म कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत फाइनल ईयर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रीजिंग है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, और इसके साथ साथ में क्या है, लायोफिलाइजेशन, ठीक है, लायोफिलाइजेशन है जिसको आप यूज किया जाता है। तो हम लोग अगली जो क्लास होंगी और जो स्लाइड्स होंगी, हाँ अगली जो क्लास है वो स्लाइड्स हैं, वो हम लोग एक एक करके, हो सकता है कि 2 दिन में, एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करके इसको जो है प्रिजर्वेशन के पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आज के